दोस्तों, जंगल कहानियाँ ऑफिशियल लेकर आया है एक नई कहानियों का सिलसिला, एक नए एडवेंचर के साथ। केनेथ एंडरसन की लिखी गई सबसे मशहूर बुक जिसका नाम है द टाइगर रोर्स, और इस बुक की पहली कहानी है द नोविस ऑफ मांची, यानी मांची का नौसिखिया। और ये था एक आदमखोर। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि एक बहुत पतला रास्ता था जो होकर जाता था बड़े बड़े बांस के पेड़ों के बीच में से, और ये मौसम था जिसमें बांस के पेड़ों पर बीज लगते हैं, यानी बैम्बू सीड्स। ये दिखने में गेहूं की तरह दिखते हैं, लेकिन होते हैं बेहद भारी, इतने भारी कि बांस के झुरमुट बड़े बड़े पेड़ तक झुक जाते हैं इनके वज़न से। अब ये जो रास्ता था, इस पर हर तरफ बिछे हुए थे बांस के बीज। कुछ अंकुरित हो रहे थे और कुछ पड़े पड़े सड़ रहे थे, और इन बीजों ने पूरा रास्ता ढक रखा था। पूरे रास्ते में एक कालीन सा बिछा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरे रास्ते में लकड़ी का बुरादा बिछा हुआ है। अब जब उन बांस के बीजों का कालीन उस रास्ते पर बिछा हुआ था, तो इससे एक दिक्कत पैदा हो गई थी, और ये दिक्कत थी कि जब भी इस रास्ते पर कोई चलता तो उसके कदमों की आहट सुनी नहीं जा सकती थी। और इसी रास्ते पर कोई चल रहा था अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए, चुपचाप बिना किसी हरकत के घात लगाए हुए। अब इस रास्ते पर बहुत सारे पक्षी भी आए हुए थे जो उन बीजों को खा रहे थे, और ये जो इस रास्ते पर चलता जा रहा था, इसे इन पक्षियों से कोई लेना देना नहीं था, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये थोड़ा आगे चलता था और थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने दोनों तरफ अपना सर घुमाकर देखता था कि झाड़ियों के बीच से कहीं किसी ने उस पर नज़र तो नहीं रखी हुई है। अब ये राहगीर एकदम सतर्क था। इसके कान थोड़ी सी भी हरकत को सुनने के लिए रेडी थे, और कानों के साथ साथ चौकन्नी थी इसकी आंखें भी। अब ये जो इस रास्ते पर चल रहा था, ये था एक आदमी जो बेहद चौकन्ना था और बेहद ही सतर्क था। काफ़ी घबराया हुआ भी था, क्योंकि ये डर रहा था हाथियों से, और बांस हाथियों का मनपसंद खाना होता है। अब ये आदमी शिकार की तलाश में भी था, और ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरह की कोई हरकत से इसका शिकार करना चूक जाए इस बार। ये आदमी था पुजारी कबीले से, जो इस इलाके की जंगली ट्राइब्स में से एक ट्राइब है। अब ये इलाका था सालेम डिस्ट्रिक्ट का, दक्षिण भारत के, और ये जो रास्ता था पतला सा बांस के पेड़ों के बीच में से जो जा रहा था, और जिस पर वो राहगीर चल रहा था, ये रास्ता जा रहा था आयूर से मांची की तरफ। अब इस रास्ते में कई पथरीली पहाड़ियाँ भी पड़ती थी और एक नदी भी पड़ती थी। अब ये रास्ता बेहद ही घने जंगलों के अंदर से भी जाता था। अब ये राहगीर उस रास्ते पर चलता ही जा रहा था, और इसके मुंह में बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले लग जाते थे। फिर उन्हें यह अपने हाथ से हटाता था। इसे इन मकड़ी के जालों की चिंता नहीं थी, इसे बस डर था हाथी का, या फिर दूसरा उससे भी बड़ा डर था, जो था टाइगर का। अब मकड़ी के जालों में ओस की बूंदें भी लगी हुई थी, और जब ये जाले इस आदमी के मुंह में लगते थे तो उसका मुंह भी हल्का सा गीला हो जाता था। और इस पुजारी आदमी का नाम था कीरा। अब कीरा चाहता था कि उसे हाथी ना मिले। ये इच्छा तो उसकी पूरी हो गई थी कि उसे हाथी का कोई झुंड नहीं मिला था, लेकिन अब एक उससे भी बुरी मुसीबत थी जिसका उसे एहसास भी नहीं था। कोई उसके लिए ज़मीन से अपना पेट सटाकर बैठा था, उस पर घात लगाकर। और इतने में ही कीरा को
टाइगर की 2 बार दहाड़ने की आवाज़ आई और तीसरी बार आवाज़ नहीं आई। टाइगर खुद कूद गया कीरा के ऊपर। कीरा एक ही आवाज़ निकाल पाया था। उसके बाद वो था सीधे शेर के जबड़ों के बीच में, और इसके बाद वो कोई आवाज़ निकालने के लायक बचा ही नहीं था। इसी बीच चहचहाते हुए सारे पक्षी शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखी थी। लेकिन क्योंकि जंगल में ऐसा होता रहता है, इसके कुछ ही देर बाद पक्षी वापस अपने काम में लग गए और वापस से चहचहाने लग गए दोबारा। अब एंडरसन कहते हैं कि इस वक्त जंगल में सिर्फ 2 ही किस्म की आवाज़ें गूंज रही थी। एक थी उन पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, और दूसरी थी उस टाइगर के हड्डियां तोड़ने की आवाज़, जो कि वो कीरा की हड्डियों के साथ कर रहा था, उन्हें ज़ोर ज़ोर से चबाकर। अब सामने मौजूद पहाड़ के एक कोने में लगा था एक पेड़, और उसके ऊपर बैठे थे कई सारे लंगूर, और उनमें सबसे ऊपर बैठा था उनका एक संतरी जो निगरानी का काम कर रहा था। अब उसने टाइगर की दहाड़ सुन ली थी और उसके बाद इंसान की चीख भी सुन ली थी, और अलर्ट होकर उसने अलार्म कॉल करनी शुरू की। और ये कॉल सुनकर उसके साथी लंगूर भी सतर्क हो गए। लंगूर की कॉल सुनने के बाद नीचे मौजूद हिरण भी सतर्क हो गए, और सारे हर्बीवोरस जानवर एक तरफ इकट्ठे होने लगे अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद लंगूर और डियर समझ गए कि ये जो खतरा है अब उनसे दूर जा चुका है, क्योंकि ये लोगों ने इंसान की कॉल भी सुनी थी और ये समझ गए थे कि टाइगर अपना शिकार कर चुका है, तो इन्हें आज तो कोई खतरा नहीं है। अब चिड़ियाओं को ये घटना भुलाने में लगे कुछ मिनट, और लंगूर और स्पॉटेड डियर्स को ये घटना भुलाने में लगे कुछ घंटे, और उस पुजारी आदमी के रिश्तेदार और दोस्त और उसके कबीले के लोग भी उसे भुला देते कुछ ही महीनों में, अगर 15 दिन के भीतर एक दूसरा पुजारी उस शेर का शिकार ना हुआ होता, और उसके 10 दिन बाद एक और पुजारी उस शेर के जबड़ों का शिकार हो चुका था। और अब तक ये टाइगर, ये आदमखोर 3 लोगों को निगल चुका था। अब इन पुजारियों का जीवन व्यतीत होता था वनोपज पर, यानी जंगली चीज़ों पर, जैसे जंगली फल और जड़ी बूटियाँ। और अब इन लोगों के कबीले के ऊपर काले बादल छा गए थे उस आदमखोर के खौफ के, और इनका जीवन चक्र जैसे रुक सा गया था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये लोग बेहद ही गरीब थे, लेकिन गरीब के बावजूद बहुत ही खुशी से रहते थे। जंगल पर डिपेंडेंट थे। जड़ी बूटियाँ बेचकर ये इतना पैसा कमा लिया करते थे कि इनका जीवन चक्र चलता रहता था। अब एंडरसन ये भी कहते हैं कि जितना ये लोग ये जड़ी बूटियाँ बेचकर कमाते थे, उतना एक यूरोपियन व्यक्ति एक दिन में अपने कुत्ते के खाने में खर्च कर देता है। यानी कि ये रकम बेहद ही कम थी, और इससे इनकी गरीबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और अब इनकी ये छोटी मोटी कमाई भी रुक सी गई थी, क्योंकि अब आ गया था इनके इलाके में एक आदमखोर। अब जंगल जाना इन पुजारियों की कोई आदत या शौक़ नहीं था, वो था इनकी मजबूरी। अगर ये लोग जंगल जाकर काम ना करें तो ये लोग भूखे मरने लगेंगे। और अब कोई भी सुरक्षित नहीं था, ना ही बच्चे, ना ही औरतें, ना ही आदमी, ना ही बूढ़े, क्योंकि जो टाइगर का दूसरा शिकार था वो एक 9 साल की बच्ची थी, और जो तीसरा शिकार था वो थी 14 साल की एक गर्भवती महिला। अब इस कबीले का कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस टाइगर को मारने के लिए, और हिम्मत थी तो सिर्फ एक ही आदमी में, जिसका नाम था बायरा, जिसे एंडरसन ने
अपनी एक किताब में कहा है, बायरा दा पुजारी। इस बायरा ने पहले भी एंडरसन को चिट्ठी लिखकर बुलाया था एक दूसरे मैन ईटर को मारने के लिए, जिसका जिक्र एंडरसन एक दूसरी किताब में कर चुके हैं। और अब बायरा ने फिर से एंडरसन को बुलावा भेजा। एंडरसन कहते हैं कि इस बार बायरा ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी, इस बार वो खुद ही आ गया था मुझे बुलाने। अब बायरा चला था कई गांवों के बीच से होता हुआ पैदल और लगभग 25 मील की दूरी तक। इसके बाद उसने एक जगह से बस पकड़ी और आ गया था सीधा बेंगलोर। अब बायरा ने सारा हाल बताना शुरू किया एंडरसन को। अब एंडरसन ने इससे अंदाज़ा लगाया कि तीनों घटनाएं बहुत ही जल्दी हुई हैं और हुई हैं 4 मील के दायरे के अंदर। और ये जो 4 मील की दूरी थी, ये 4 मील दूर था मंची से। और इस पूरे इलाके को एक वैली ने घेर रखा था, जिस वैली को एंडरसन ने अपनी एक दूसरी किताब में लिखा है द स्पाइडर वैली, क्योंकि इस वैली में बड़ी बड़ी मकड़ियाँ पाई जाती थी जो कि बड़े बड़े जाले बुना करती थीं। अब जो जानकारी, जो आंकड़े बायरा ने बताए थे एंडरसन को, उसके आधार पर एंडरसन ने नतीजा निकाला कि ये जो टाइगर है, यानी ये आदमखोर, ये है कोई नौसिखिया टाइगर। जैसा कि इस कहानी का नाम है द नोविस ऑफ मंची, यानी नौसिखिया मंची का। अब एंडरसन का इस टाइगर को नौसिखिया कहने का एक कारण ये था कि जो आदमखोर टाइगर होता है वो बहुत ही शातिर होता है और 4 मील के अंदर कभी 3 इंसानों का शिकार वो नहीं करता, और वो भी इतना जल्दी। जो शातिर आदमखोर टाइगर होता है वो कई किलोमीटर दूर ही अपना दूसरा शिकार करता है और थोड़ा लेट करता है, इतना जल्दी नहीं करता। अब एंडरसन कहते हैं कि इस टाइगर को अगर मारना है तो मुझे बहुत ही जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये अपनी वारदात बहुत ही जल्दी कर रहा है और इसी वजह से ये जल्दी ही अनुभवी बन जाएगा और फिर दूसरे मैन ईटर्स की तरह एक बड़ी बीट फॉलो करने लगेगा। इसके बाद इसे मारना 10 गुना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब एंडरसन कहते हैं कि इस वैली को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि मैंने कई साल यहाँ पर घूमते हुए बिताए थे। यहाँ एक फॉरेस्ट बंगलो भी था जहाँ मैं पहले भी रुका था, और इसी इलाके में मैंने एक आदमखोर भी मारा था जिसका नाम था द मैन ईटर ऑफ कैंपाकराई, जो कि एक बहुत ही शातिर मैन ईटर टाइगर था। अब एंडरसन ने अपने गन कैबिनेट में से अपनी राइफ़ल निकाली, अपना कैंपिंग का सामान लिया और साथ में लिया बायरा को, और निकल पड़े अपनी स्टड बेकर कार से स्पाइडर वैली की तरफ। अब एंडरसन ने आलू, प्याज, बटर, सब्जियां और 15 दिन का आटा रख लिया था किराने के तौर पर, ताकि वहां जाकर खाने पीने में कोई दिक्कत ना आए। काफ़ी सारी ब्रेड्स भी रखी थी जिनसे सैंडविच भी बनता था, और बर्गर वाले बन भी रखे थे। चाय की पत्ती भी थी और थी शक्कर भी। चादर था, गद्दा था, तकिया था, ओढ़ने के लिए कंबल भी था, और थोड़ी तंबाकू और पाइप और माचिस की एक डब्बी। अब एंडरसन कहते हैं कि हम पहुंच गए एक गांव, जिसके बाद हमें पैदल ही जाना था 10 मील की दूरी तक, अपना सामान अपने हाथों में लेकर। लेकिन थोड़ी राहत की बात यही थी कि वो जो 10 किलोमीटर थे, ये थे ढलान के, यानी यहाँ से सामान लेकर जाना थोड़ा आसान था। और जब हम ये सामान खा पी चुके होंगे तो खाली हाथ जब वापस आएंगे तब हमारे हाथ में कोई बोझा नहीं होगा। अब एंडरसन कहते हैं कि हम दोनों ने आधा सामान लाद लिया। कैंपिंग का सामान और राइफ़ल मैंने अपने कंधे पर ले ली, और सब्ज़ी और किराने का सामान और बाकी बचा राशन सारा बायरा ने उठा लिया, और हम चल पड़े मांची की तरफ।
गर्मी थी उमस वाली और हम दोनों पसीने में लथपथ हो चुके थे। अब बायरा को खतरा था हाथियों से, क्योंकि हाथी सामने से आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। और एंडरसन कहते हैं कि मुझे खतरा था मैन ईटर टाइगर से, क्योंकि वो हमेशा पीछे से ही आता है। और इसी तरह डर की भावना को लेकर हम चलते रहे मांची की तरफ। अब एंडरसन ये भी कहते हैं अब हमें चिंता हाथी की भी नहीं थी, मैन ईटर टाइगर की भी नहीं थी। हमें बस ये चिंता थी कि कब हम मंजिल पर पहुँचें और अपने सर से ये बोझा उतारें। और चलते चलते फिर हम पहुँच गए अपनी मंजिल की तरफ। और जैसे ही हम पहुँचे हमने तुरंत अपना बोझा वहाँ फेंक दिया। और एंडरसन कहते हैं कि अब मुझे तलब लगी चाय पीने की। तो मैंने कहा बायरा को कि इस केटली में पानी भरो और आग जलाओ। और फिर हमने चाय बनाई और चाय पीकर थोड़ा सुकून लिया। इसके बाद हमारी जान में जान आई। अब जब एंडरसन चाय पी रहे थे, इतने में ही बायरा के कुछ साथी उनके पास आ गए। एंडरसन कहते हैं कि ये लोग बहुत ही दुबले पतले थे। इन्हें देखकर लग रहा था कि काफ़ी दिनों से इन बेचारों को खाना ही नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि ये पुजारी कबीले के थे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, तो ये इस हालत में भी सरवाइव कर रहे थे। अब बातों का सिलसिला चल पड़ा और बायरा ने कहानी बतानी शुरू की उन लोगों को कि कैसे वो 25 मील चलकर पैदल गया, उसके बाद बस पकड़ी, फिर वो आया मेरे पास। इसके बाद उसने बताया कि कैसे मैं तुरंत ही अपना सामान लेकर उसके साथ चल पड़ा उसकी मदद करने। वो लोग प्यार से मुझे श्रीमान जी कहते थे, जिसे दक्षिण भारत की भाषा में दोराई कहा जाता है, यानी वो लोग मुझे दोराई कहते थे। अब एंडरसन ने गांव वालों से पूछना शुरू किया कि जिस दौरान बायरा मुझे लेने आया था, उस बीच कुछ और नया हुआ है क्या मैन ईटर के द्वारा। तो गांव वालों ने बताया कि जी साहब, यहाँ पर एक घटना हुई है। 4 औरतें पानी भरने गई थीं तालाब के पास। अब वो 4 साथ में इसलिए गई थीं कि टाइगर उन पर हमला ना कर सके। तभी उनमें से जो सबसे बड़ी औरत थी, यानी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, उसने लगभग 50 गज दूर कुछ हलचल होती देखी झाड़ियों के बीच में। जैसे ही सब लोगों को उसने सतर्क किया, यानी बाकी की 3 औरतों को भी, तभी इसने देखा कि वहाँ से एक बहुत बड़ा टाइगर बाहर निकला और इन लोगों की तरफ दौड़ा। लेकिन ये चारों साथ में दौड़कर गांव की तरफ चिल्लाते हुए जाने लगीं। लेकिन उस टाइगर ने इन पर हमला नहीं किया, क्योंकि ये औरतें थीं 4। और फिर ये औरतें सुरक्षित पहुंच गईं अपने गांव, अपने कबीले में। और अब 3 बजे के बाद किसी का भी बस्ती से बाहर निकलना मना था। लोग अपनी जान की सुरक्षा की खातिर 3 बजे के बाद किसी भी काम से बाहर नहीं निकलते थे, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि जान प्यारी थी और जान है तो जहान है। अब एंडरसन ने उन महिलाओं को बुलाकर पूछा कि वो टाइगर कैसा दिखता है। तो एक महिला बोली, जिसने सबसे पहले उस टाइगर को देखा था, कि वो बहुत बड़ा है और उसका सर भी बहुत बड़ा है। और जो सबसे छोटी महिला थी, उसने कहा कि वो इतना बड़ा है कि हम चारों को साथ में ही खा सकता है। और इसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराई। अब एंडरसन समझ गए कि ये हमला जब कल ही हुआ है, तो क्यों ना आज वहाँ जाकर देखा जाए। अब एंडरसन समझ गए कि टाइगर हो ना हो इसी इलाके में है। अब एंडरसन पहले उसी तालाब के किनारे अपना टेंट लगाने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में गांव वालों ने उन्हें ये खबर बताई कि टाइगर ने वहां हमला किया है। तो एंडरसन ने अपना एक ख्याल बदल दिया और फिर डिसाइड किया इन्होंने गांव के बाहर एक जगह पर एक कटहल के पेड़ के नीचे अपना टेंट लगाने की। और लगवा लिया वहाँ पर अपना टेंट और रख दिया सारा सामान उस टेंट के अंदर। अब रात होती जा रही थी
एंडरसन ने अपना डिनर शाम को ही कर लिया था और इसके बाद सूरज डूबने लगा था। एंडरसन ने एक प्लान बनाया कि उस तालाब के पास 20 गज की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था, उस पर पीठ टिकाकर बैठेंगे और टाइगर का इंतज़ार करेंगे। ज़मीन पर ही बैठकर। पीछे से टाइगर इन पर हमला नहीं कर सकता था। अब वो 3 तरफ से हमला कर सकता था, दाएं बाएं या सामने से। और एंडरसन सोच रहे थे कि अगर ये नहीं हिलेंगे तो टाइगर इन्हें देख भी नहीं पाएगा। इन्होंने अपना पूरा ये प्लान बायरा को बताया और बायरा ने इनसे कहा कि ये बहुत ही घटिया प्लान है, ये आत्महत्या करने जैसा है। बायरा ने कहा कि बबूल के पेड़ पर आप पीठ टिकाकर बैठेंगे, टाइगर इतना धीमा आएगा, इतना चुपके से आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो पेड़ के पीछे से अपना सर आपकी तरफ निकाल के आपको मुंह में दबा कर ले जाएगा, क्योंकि ये टाइगर बहुत ही दबे पांव आता है और आपके साथ ये जो भी कुछ हो रहा होगा ये ना ही मैं देख पाऊंगा और ना ही कोई और। अब बायरा बार बार एंडरसन को कह रहा था कि दोराई आपका ये फैसला गलत साबित हो सकता है, आपकी जान को खतरा होगा, आप ऐसा मत कीजिए या फिर मैं आपके साथ बैठूंगा आपके बगल में। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने बायरा को डांटा और कहा, इडियट, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम मेरे बगल में बैठकर कर क्या लोगे? अगर आज मैं कामयाब नहीं होता हूँ तो कल फिर तुम मेरे साथ बैठना, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अकेला ही बैठूंगा जैसा कि मैंने प्लान बनाया है। और सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही एंडरसन जाकर बैठ गए उस बबूल के पेड़ से पीठ को टिकाकर। अब एंडरसन सोच रहे थे कि जिस तरह टाइगर ने उन 4 औरतों को अपना चेहरा दिखाया था झाड़ियों के बीच में से निकल के, अगर आज मुझे भी वो टाइगर उसी तरह से मिल जाए तो मैं पूरी रात बीतने के पहले पहले ही उस टाइगर का काम तमाम कर दूंगा, यानी उस मैन ईटर का। अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया था। एंडरसन बैठे हुए थे अपनी पीठ टिकाकर और गांव से आवाज़ें आ रही थी। सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके उसके सामने कांटे और पत्थर रख रहे थे, जैसा कि वो रोज़ किया करते थे। और अब धीरे धीरे हो गया था घुप अंधेरा। अब एंडरसन के पास में ही एक लंगूर का ग्रुप बैठा हुआ था और एक दूसरा लंगूर का ग्रुप बैठा था थोड़ी दूरी पर। इन दोनों ग्रुपों में ऊपर ऊपर एक संतरी बैठा हुआ था और नीचे थे उन लंगूरों के परिवार के बाकी मेंबर्स। अब एंडरसन के पास वाले पेड़ पर जो लंगूर बैठे थे वो कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे और जो दूर वाले पेड़ पर बैठे हुए थे उसमें सबसे ऊपर जो वॉचमैन लंगूर बैठा हुआ था उसने अलार्म कॉल करनी शुरू कर दी। और एंडरसन समझ गए कि इस लंगूर ने टाइगर को देख लिया है। अब धीरे धीरे ये पास वाला ग्रुप भी अलार्म कॉल करना शुरू हो गया, लेकिन वो जो दूर वाला ग्रुप था और उसका जो संतरी था, वो लंगूर जो कॉल कर रहा था उसकी कॉल में था डर। इसका मतलब टाइगर उस दूर वाले ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा पास था। और जो मेरे पास वाला मंकी ग्रुप था उसका जो वॉचमैन चिल्ला रहा था यानी अलार्म कॉल कर रहा था, वो उस दूर वाले मंकी की अलार्म कॉल को सुनकर उसका जवाब दे रहा था और इसकी कॉल में डर नहीं था, ये बस अपने ग्रुप को आगाह कर रहा था। अब इन लंगूरों की कॉल धीरे होती जा रही थी, यानी टाइगर इनसे दूर जा रहा था। इसके बाद जंगली मुर्गे की कॉल आई और फिर एक मुर्गे के उड़ने की आहट मिली और उसके बाद आई एक मोर की टेंशन भरी हुई अलार्म कॉल और उसके बाद उस मोर के भी उड़ के कहीं भागने की आवाज़ आई। अब एंडरसन ने इन अलार्म कॉल्स को सुनकर एक अंदाज़ा लगाया कि सामने मौजूद पहाड़ पर जो दूर वाला मंकी ग्रुप बैठा है, पहले टाइगर वहाँ से गुज़रा, उसके बाद एक जलधारा एक स्ट्रीम पर आया, वहाँ उसने पानी पिया, उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसे जंगली मुर्गे ने देखा और फिर कॉल की
इसके बाद टाइगर वहाँ से भी आगे बढ़ा और फिर मोर ने उसे देखा, फिर मोर ने उसे कॉल की। इसके बाद वो टाइगर जो बढ़ रहा है वो एंडरसन की दिशा में ही बढ़ रहा है, जहाँ ये बैठे हुए हैं एक बबूल के पेड़ में अपनी पीठ टिकाकर। अब होनी बची थी सिर्फ एक लंगूर की कॉल होनी, जो कि एंडरसन के पास वाला लंगूर ग्रुप था, और एंडरसन इसी के भरोसे बैठे हुए थे कि अगर टाइगर पास आएगा तो वो लंगूर कॉल करेंगे और इन्हें पता चल जाएगा। और इसी सोच विचार के ठीक बाद ही अचानक उस लंगूर की कॉल होनी शुरू हो गई, जो एंडरसन से पास में बैठा हुआ था। और अब ये जो लंगूर कॉल कर रहा था, इसकी कॉल में डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब एंडरसन को यकीन हो गया था कि टाइगर यहाँ आ चुका है और इनके निर्धारित समय से पहले ही आ चुका है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, एकदम घुप अंधेरा था, और ये किसी भी तरह से टाइगर को देख ही नहीं पा रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ से हल्की हल्की पहाड़ की चोटियाँ दिख रही थी। एकदम थोड़ा अंदाज़ा लग रहा था कि सामने पहाड़ की चोटियाँ हैं। आसपास हल्का सा एहसास हो रहा था कि जंगल दिख रहा है, ज़्यादा कुछ इसके अलावा दिख ही नहीं रहा था। अब एंडरसन ये सब सोच ही रहे थे, इतने में ही इनके सामने मौजूद तालाब के दूसरी तरफ से एक सांबर की अलार्म कॉल हुई और फिर कुछ टहनियाँ टूटने की आवाज़ आई। इससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सांबर भागने की कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे इसकी कॉल भी दूर जा रही थी और एंडरसन को इस सांबर के भागने की आवाज़ भी आ रही थी। तो ये पता चल रहा था कि ये सांबर भी दूर जा रहा है, अपनी जान बचाकर भाग रहा है। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं मन ही मन शुक्रगुजार था उस सांबर का, जिसने मुझे अलार्म कॉल करके टाइगर के आने की खबर दे दी थी, और इससे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि टाइगर मेरे नज़दीक आ चुका है। लेकिन अब ये सवाल था कि क्या टाइगर ने एंडरसन को देख लिया है। लेकिन एंडरसन चुपचाप बिना हिले डुले बैठे हुए थे, क्योंकि जंगल का नियम है कि यहाँ पर ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, वरना कोई आपको देख लेगा जिसे आपको नहीं देखना चाहिए, और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए। और एंडरसन भी यही कर रहे थे, सांस भी कंट्रोल करके ले रहे थे ताकि कोई इन्हें हिलते हुए ना देख ले थोड़ा सा भी। अब एंडरसन बिना कोई हरकत किए वहाँ बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ सोच ही रहे थे। इसी बीच एक पत्ते के सरसराने की आवाज़ आई। एंडरसन समझ गए कि ये आवाज़ टाइगर के चलने से हो रही है और ये आ रही है तालाब के इस किनारे से। और एंडरसन ने अंदाज़ा लगा लिया कि टाइगर झाड़ियों के बगल से चल रहा है और धीरे धीरे चलते हुए कुछ समय बाद वो आ जाएगा इसी बबूल के पेड़ के पीछे की साइड, जिसके नीचे एंडरसन अपनी पीठ टिकाकर बैठे हैं। अब एंडरसन सोच रहे थे कि टाइगर पास तो आ चुका है, लेकिन वो आखिर कितना पास आ गया है। और ये बात तो तय थी कि अब वो गुज़रने वाला था इनके पीछे से। अब इन्होंने अपने कानों को चौकन्ना कर लिया और हर एक छोटी हरकत को सुनने की कोशिश करने लगे, पूरा ध्यान लगाकर। और अब इनकी सिक्स सेंस कह रही थी कि टाइगर इनके पेड़ के पीछे से निकलकर दूर की तरफ जाने लगा है। लेकिन इनका मन बार बार कर रहा था कि पीछे मुड़कर देख लिया जाए, लेकिन अगर ये ज़रा भी हिलते तो कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर होती और वो टाइगर, जिसकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो एक ही बार में पता कर लेता कि यहाँ पर कोई ना कोई छिप कर बैठा है। अब एंडरसन ने शरीर को स्थिर रखते हुए लेफ़्ट तरफ से अपनी गर्दन घुमाई और पीछे घूमकर देखने लगे, सिर्फ अपने सिर को मोड़कर।
लेकिन कुछ नहीं दिखा। इसके बाद गांव के पास से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी। ये वही गांव था जहां पुजारी रहते थे। अब एंडरसन समझ गए थे कि इनकी सिक्स सेंस इन्हें सच बता रही थी। टाइगर इनके पीछे से होता हुआ निकल गया था इनकी राइट साइड की तरफ, और वो जा रहा था उस गांव की तरफ, और टाइगर था इंसानी शिकार की तलाश में। और टाइगर ने अभी तक एंडरसन को नोटिस नहीं किया था, और ये एंडरसन के लिए एक अच्छी खबर थी। और इस बात में कोई शक नहीं था कि यही टाइगर मैन ईटर है, क्योंकि बिना बात में कोई भी टाइगर इंसानी बस्ती के पास आखिर जाना ही क्यों चाहेगा। ऐसा सिर्फ वही टाइगर करता है जो किसी इंसान को निगलना चाहता है। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब क्योंकि टाइगर यहाँ से निकल चुका है तो इस पेड़ के नीचे बैठने का अब कोई मतलब नहीं, और टाइगर गांव में किसी को मार भी नहीं पाएगा, क्योंकि सभी लोगों ने अपने दरवाज़ों के सामने बड़े बड़े पत्थर और कांटे वाली झाड़ियाँ रख दी हैं। और अगर टाइगर वापस आया तो मैं उसे मिल जाऊंगा, क्योंकि अब वो पीछे से नहीं आगे से आएगा और मुझे ढूंढ लेगा, और उसका अगला इंसानी शिकार कहीं मैं ही ना हो जाऊं। तो एंडरसन ने फैसला किया कि वो टॉर्च लेकर गांव की तरफ जाएंगे, और अगर उनकी टॉर्च की रोशनी में टाइगर इन्हें दिखेगा तो ये उसे गोली मार देंगे। अब एंडरसन बोलते हैं कि जब मैं गांव की तरफ जाने लगा तो एक साफ सुथरा रास्ता था, मात्र गांव 200 गज की दूरी पर था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों कटीली झाड़ियों की तरफ से जाना चाहा, और वहां से इतनी आवाज़ करते हुए गया। कभी मैं पत्थर से टकराता था तो कभी झाड़ियों में उलझ जाता था, और इतनी आवाज़ें करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइगर ने मुझे सुना ना हो। अब बीच में एंडरसन के मन में फिर ख्याल आया कि फिर से बबूल के झाड़ के नीचे जाकर बैठा जाए, लेकिन फिर इनका माइंड पलट गया। इन्होंने फिर झुक झुक कर उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब दिमाग में ये भी सवाल था कि कहीं भी 5 या 10 गज की दूरी पर टाइगर बैठा हो सकता है, या घात लगाकर इन्हें ही देख रहा हो सकता है, और बस 1 सेकंड के अंदर ही वो इन पर कूद सकता है। अब वो जो कुत्ता भौंक रहा था उसकी आवाज़ सुनकर और भी 5-6 कुत्ते भौंकने शुरू हो गए, और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। अब इन कुत्तों के भौंकने से टाइगर डिस्टर्ब हो सकता था और वापस पलटकर आ सकता था मेरी तरफ, क्योंकि मैं उसके जाने की डायरेक्शन में उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, मेरे अनुमान के मुताबिक। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो गलतियां मैं कर रहा था, यानी मैं अभी अभी जितना शोर करके आया था, इसी के साथ साथ मैंने एक बड़ी गलती और कर दी। मैंने अपनी टॉर्च जला दी, और टॉर्च जलते ही जब ये टॉर्च कुछ झाड़ियों में पड़ी तो टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन झाड़ियों के पीछे कहीं दूर से उस मैन ईटर के दहाड़ने की आवाज़ आई, और इसने भी वही किया जो हर मैन ईटर करता है, एक कायराना हरकत। झाड़ियों के पीछे होता हुआ कहीं गायब हो गया, और अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अभी तो इन्हें मिलेगा, और अब किसी तरह की कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं थी। अब एंडरसन ने लगातार अपनी टॉर्च जलाए रखी और चल पड़े गांव की तरफ। गांव के बीच में पहुंचकर ये पहुंचे बायरा के घर के बाहर, और धीमी आवाज़ में उसे आवाज़ लगाई। बायरा जाग रहा था गोली की आवाज़ सुनने के लिए। एक ही आवाज़ में वो बाहर आ गया। अब जितनी अलार्म कॉल्स मैंने सुनी थी वो सारी बायरा ने भी सुनी थी, चाहे वो लंगूरों की हो, जंगली मुर्गे की हो, मोर की हो, या फिर सांबर डियर की। सारी बायरा ने भी बहुत ध्यान से सुनी थी। बायरा ने एंडरसन को कहा कि मैंने उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। इसके बाद बायरा कंफ्यूज हो गया, लेकिन
जब उस टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ बायरा ने सुनी तो बायरा समझ गया कि टाइगर तो गांव के अंदर ही था। अब थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद एंडरसन उस कटहल के पेड़ के नीचे गांव के बाहर जहां उनका टेंट लगा था चले गए। इन्होंने अपने लिए चाय बनाई, एक लालटेन जलाकर टांग दिया और चाय पी। इसके बाद ये सो गए अपना लालटेन बुझाकर। अब एंडरसन कहते हैं कि जंगल की नींद शहर की नींद जैसी नहीं होती। यहाँ तुरंत ही इंसान नींद से उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पल पल जान का खतरा होता है। अब एंडरसन सो रहे थे और लगभग 10 मिनट बाद ही इनकी नींद लगने के बाद अचानक से इनकी नींद खुल गई। इन्हें किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होने लगा अपने टेंट के बाहर। इसके बाद धीरे धीरे टेंट में से खरोंचने की आवाज़ आने लगी और इन्होंने गौर से देखा तो इनके टेंट की एक साइड थोड़ी उठी, वहाँ से कोई चीज़ इनके टेंट के अंदर घुसी। थोड़ा बहुत हिलने के बाद वो चीज़ वापस बाहर चली गई। अब एंडरसन एकदम सतर्क हो चुके थे। इन्होंने अपनी लोडेड राइफ़ल को उठा लिया जो कि ये अपने बाजू में ही लेकर सो रहे थे। वो जो चीज़ थी वो नीचे इनके गद्दे तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद वो वापस बाहर चली गई और ये था मैन ईटर, जो कि टेंट के अंदर अपना पंजा डालकर चेक कर रहा था कि अगर कोई चीज़ है तो उसे मैं बाहर खींच लूं। लेकिन क्योंकि मैन ईटर ने टेंट को पहली बार देखा था तो उसके दिमाग में टेंट को लेकर कोई प्लान नहीं था। बस उसे इतना पता था कि टेंट है तो कहीं ना कहीं इंसान भी होगा, तो वो अपना एक पंजा अंदर डालकर चेक कर रहा था। अब एंडरसन ने अपनी राइफ़ल की बैरल को धीरे धीरे उस तरफ घुमाया जहाँ से उस मैन ईटर ने अपना पंजा अंदर डाला था और इसके बाद एंडरसन इंतज़ार करने लगे अगली हरकत का। अब एंडरसन ये सोच ही रहे थे, इतने में ही मैन ईटर ने फिर हरकत की और उसने फिर से पंजा डाला इनके टेंट के अंदर और एंडरसन ने दबा दिया ट्रिगर अपनी राइफ़ल का। अब धमाका इतना ज़बरदस्त हुआ कि बंदूक की धमक से एंडरसन के पैर तक कांप गए। इसके बाद इन्होंने अपनी गन को जल्दी से लीवर किया और 2 गोलियां और दाग दी। अब एंडरसन सोच रहे थे कि ये जो गोलियां मैंने अभी अभी चलाई हैं अपनी राइफ़ल से, ये टाइगर को लगी हैं या नहीं, क्योंकि अगर गोली टाइगर को लगती तो वो गुर्राता ज़रूर, मगर यहाँ तो शांति ही थी। अब एंडरसन कहते हैं कि एक गलती मैंने बहुत बड़ी यहाँ पर कर दी। मेरी राइफ़ल पर ऊपर टॉर्च लगी हुई थी और जब वो पंजा अंदर आया था तो मैंने पता नहीं क्यों राइफ़ल की टॉर्च को ऑन ही नहीं किया। अब एंडरसन कहते हैं सावधानी पूर्वक मैंने टॉर्च जलाकर थोड़ा सा टेंट खोला, चारों तरफ टॉर्च मारी। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और चारों तरफ फिर से एक बार टॉर्च मारी, लेकिन बाहर मुझे कुछ भी नहीं दिखा और वो मैन ईटर कहाँ गया था मुझे नहीं पता। अब मेरी ये विंचेस्टर .405 राइफ़ल की आवाज़ सुनकर पूरा गांव जाग गया। वो लोग आवाज़ लगाकर पूछने लगे कि दोराई सब कुछ ठीक तो है ना, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं अभी अभी एक मुसीबत से निकला था। अब वो बहादुर लोग हिम्मत करके वैसे ही मेरे टेंट की तरफ बढ़ आए। इसके बाद मैं भी टॉर्च जलाकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब बीच रास्ते में मैं उन लोगों से मिला। इसके बाद मैंने उन्हें पूरा हाल बताया। अब वो लोग कहने लगे कि वो टेंट को देखना चाहते हैं जहाँ से गोलियाँ टेंट को फाड़ कर बाहर निकली हुई होंगी, और टाइगर ने जब पंजा अंदर डाला था तो ज़मीन खरोचने के निशान भी होंगे। अब सारे गांव वालों ने शुक्र अदा किया भगवान का
क्योंकि ये सच में टाइगर ही था, क्योंकि सबूत यही बता रहे थे। बायरा ने ऑफ़र दिया जब मैं उसे गांव छोड़ने गया तब कि दोराई आप मेरे ही झोपड़ी में सो जाइए, लेकिन एंडरसन कहते हैं मैंने उसे मना कर दिया और वापस आ गया अपने टेंट पे। अब मैं अपनी अधूरी नींद पूरी करने की कोशिश करने लगा। इस बार मैंने लालटेन नहीं बुझाई। बहुत देर तक मुझे नींद ही नहीं आई और इसके बाद आई तो तब तक आती रही जब तक अच्छा खासा दिन नहीं निकल गया। अब जब मेरी नींद खुली तो बाहर पुजारी लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बैठा था मेरे आधे टेंट को घेर कर, और ये लोग कर रहे थे मेरे उठने का इंतज़ार ताकि मुझसे पूछ सकें कि रात में जो गोलियां मैंने चलाई थीं वो टाइगर को लगी थीं या नहीं। अब वो गांव वाले इस नतीजे पर पहुंच गए थे आपस में ही बात करते हुए कि एंडरसन पर किसी ने जादू कर दिया है। इनकी गोली और इनके हाथों का यानी इनकी उंगलियों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसीलिए इनका निशाना उस टाइगर से चूक गया। और फिर वो लोग कहने लगे कि एंडरसन को किसी से इस जादू को उतरवाना पड़ेगा। अब एंडरसन लिखते हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो लोग जंगल के आसपास रहा करते हैं, इस तरह का अंधविश्वास उनमें पाया जाना एक आम बात है। वो लोग अपने इस अंधविश्वास पर इतने यकीन से विश्वास करते हैं कि आप कितनी ही बहस उनसे कर लो, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में उनका यह अंधविश्वास ही उनके लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। अब एंडरसन कहते हैं कि अगर मैं उनकी बकवास बातों पर उनसे बहस करता तो वो मेरी मदद नहीं करते पूरे मन से, इसीलिए बेहतर यही था कि फ़िलहाल उनकी हाँ में हाँ मिला दी जाए। तो मैंने वैसा ही किया। अब एंडरसन कहते हैं उनका भरोसा जीतने के लिए मैंने भी उनसे कहा कि मुझे उपाय बताओ ताकि ये जादू उतर सके। उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा हुआ, बोला उतर तो जाएगा लेकिन 5 रुपए लगेंगे। अब एक 5 रुपए का पैकेज उसने मुझे दिया कि इसी में वो मुर्गा भी आएगा जो इस काम में यूज़ होगा और बाकी सारा साजो सामान। एंडरसन ने 5 रुपए उसे निकाल कर दे दिए और जाकर वापस अपने टेंट में सोने की कोशिश करने लगे। अब एंडरसन नींद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिमाग में वही मैन ईटर टाइगर घूम रहा था। अब इसके बाद नींद तो आ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद ही एक मुर्गी की चीख सुनाई दी। एंडरसन समझ गए कि बेमतलब में एक मुर्गी की बलि चढ़ा दी गई है। इसके बाद कुछ धुआं आया टेंट के अंदर। ये समझ गए अब पूजा चल रही है सो कॉल्ड जादू उतारने की। इसके बाद बायरा की एक आवाज़ आई कि दोराई आप उठकर बाहर आ जाइए, अब जादू उतर चुका है और अब हम चलते हैं टाइगर को ढूंढने। और इस बार जब हम टाइगर ढूंढने जाएंगे तो आपको पहली ही बार में टाइगर मिल जाएगा और एक ही गोली में वो मर जाएगा, क्योंकि अब जादू उतर चुका है। अब इतने में ही वो बुज़ुर्ग आदमी बोला कि अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। उसने मेरी राइफ़ल मांगी, उसने उसे ज़मीन पर रखा, कुछ कुमकुम और चूने से कुछ अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने लगा, और उस आदमी ने जो उस मुर्गी की गर्दन मरोड़ी थी उसकी आंतें राइफ़ल के आसपास बिछा दीं। कुछ आग उठाकर इधर उधर किया और फिर बोला अब कंप्लीट है पूजा, अब आप जा सकते हैं। अब टाइगर जहाँ भी दिखेगा सीधा आपकी बंदूक की एक ही गोली से मर जाएगा, क्योंकि अब जादू उतर चुका है। अब बायरा एंडरसन के साथ चला और वही बूढ़े आदमी का बेटा जो कि 20 साल का था वो भी मेरे साथ हो लिया। अब एंडरसन बोलते हैं कि किसी भरी दोपहरी में मैन ईटर टाइगर को ढूंढना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है, क्योंकि टाइगर तो वैसे भी भरी दोपहरी में आराम ही करता है और ऊपर से ये तो था मैन ईटर। अब बायरा एक बहुत ही अच्छा शिकारी था, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोपहर में जाने वाली बात से वो भी बहुत अच्छे से एग्री कर रहा था। उसे बहुत ही विश्वास था उस पूजा पर और उस जादू उतारने के प्रोसेस पर। उसे पूरा यकीन था
कि अब टाइगर मिल ही जाएगा और मर ही जाएगा एक ही गोली में। अब इसी के साथ कुछ दूरी तक चलने के बाद एंडरसन सोचते हैं कि वो जो एक लड़का और साथ में आया है उसको पीछे से आगे कर दिया जाए, क्योंकि अब ये जो जादू उतारने की पूजा हुई थी इसका असर हुआ हो या ना हुआ हो, अगर मैन ईटर आ गया तो सबसे पहले पीछे से उसे ही दबोच कर ले जाएगा। तो एंडरसन ने उसे आगे चलने का मशवरा दिया और उसे आगे ही चलवाया ताकि ये पीछे से उसे गार्ड करते हुए चलें। अब ये लोग पहाड़ी ढलान उतरते उतरते उसी तालाब के पास पहुंच गए जहां एंडरसन बबूल के पेड़ से पीठ टिकाकर बैठे थे। अब यहां आते ही बायरा और उस लड़के ने टाइगर के पगमार्क्स ढूंढने शुरू कर दिए और उन्होंने ढूंढ भी लिए तब वो टाइगर मेरे पीछे से गुजरा था। और उन्होंने वो निशान भी ढूंढे जब टाइगर गांव की तरफ जा रहा था एंडरसन की पीठ के पीछे से निकलने के बाद। और उन्होंने वो पगमार्क्स भी ढूंढ लिए जब टाइगर टॉर्च की रोशनी देखकर दहाड़ के झाड़ियों में से होता हुआ कहीं दूर भाग गया था। इसके बाद जो एंडरसन के टेंट के पास टाइगर के पगमार्क्स थे वो तेज़ भागने के थे, क्योंकि वो गोली की आवाज़ सुनकर भागा था। अब इतने निशान देखने के बाद भी कहीं ब्लड ट्रेल्स नहीं मिले, कोई खून के निशान नहीं मिले। इसका मतलब एक भी गोली टाइगर को छू भी नहीं पाई थी। अब एंडरसन और वो लोग थोड़ा आगे और चले तो एक पहाड़ी पर चढ़ने की तरफ उस टाइगर के निशान जा रहे थे और ये दिशा थी पूर्व की दिशा उस गांव से। अब एंडरसन इस जगह को पहचान गए। ये जिस रात पेड़ से पीठ टिकाकर बैठे थे तो वो जो दूर वाले लंगूर अलार्म कॉल कर रहे थे वो इसी रास्ते के पास से कर रहे थे और टाइगर इसी रास्ते से आया था और यहीं से वो लौट भी गया था। इसका साफ मतलब था कि वो जहाँ भी छिपता है अब या तो वो कोई जगह है या कोई गुफा, वो जो भी जगह है छिपने की वो मौजूद है इसी पहाड़ी पर। अब इस जगह के आगे कोई पगमार्क्स नहीं बन रहे थे क्योंकि धरातल बहुत ही हार्ड हो गया था और ये दोनों जंगल के एक्सपर्ट पुजारी भी पगमार्क्स ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि हम तीनों आगे बढ़ने लगे पैरेलल चलते हुए ताकि ज़्यादा एरिया को ध्यान से देख सकें। बायरा एंडरसन के राइट साइड गया और वो जो लड़का था वो लेफ़्ट साइड गया और इसी तरह से धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगे। अब ये लोग चढ़ गए थे उस पहाड़ी के चोटी तक जिसकी ऊंचाई ज़मीन से लगभग 500 फीट की रही होगी, लेकिन अब तक इन्हें कोई गुफा या छिपने की कोई जगह नहीं मिली थी और उस चोटी से दूसरी तरफ के नज़ारे भी दिखने लगे थे। अब नीचे थी कुछ हरियाली, कुछ बांस के बड़े बड़े पेड़। इसके बाद एक दूसरी पहाड़ी फिर ऊपर चढ़ने लगी थी। अब ये लोग नीचे उतरने लगे। बहुत ही बड़ी बड़ी घास वहाँ पर लगी हुई थी। अब एंडरसन बोलते हैं कि यह घास इतनी ऊंची थी कि थोड़ा आगे चलने पर इनके दोनों साथी इन्हें नहीं दिख रहे थे और उन दोनों के पास बंदूक भी नहीं थी और एंडरसन सोच रहे थे कि इन्होंने उन दोनों की जान को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अगर टाइगर यहाँ पर छिपा होगा तो वो इन दोनों में से किसी पर भी हमला कर सकता है। अब एंडरसन कहते हैं कि जिस बीच उनके दिमाग में ये विचार आ रहे थे इसी बीच उस दूसरे लड़के की चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसी के बाद टाइगर की वुफ की आवाज़ आई थी। अंदाज़ा यही लग रहा था कि टाइगर ने चार्ज किया है उस 20 साल के लड़के पर। अब बायरा ने और एंडरसन ने दोनों ने ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे संभल के बढ़ना शुरू कर दिया था उसी डायरेक्शन में जहां से उस लड़के की चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। अब जैसे ही एंडरसन और बायरा उस जगह पर पहुंचे तो वो लड़का औंधा पड़ा था, यानी वो औंधे मुंह नीचे पड़ा हुआ था और टाइगर ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी थी अपने दांत गड़ाकर।
और उसकी गर्दन भी तोड़ दी थी अपने चारों कैनाइन दांतों से। इसके बाद वो टाइगर एंडरसन और बायरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भाग गया था, लेकिन इन दोनों के पहुंचने तक नियति ने अपना काम कर दिया था। वो लड़का अब इस दुनिया से जा चुका था। अब एंडरसन और बायरा जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचे तो वहाँ की हालत देखकर इन्हें बहुत ज़ोर से शॉक लगा कि अभी अभी वो लड़का ज़िंदा था, इनके साथ था, लेकिन अब वो था एक लाश। और जैसे ही एंडरसन ने उस औंधे पड़े हुए लड़के की लाश को पलटा तो ये देखकर ये दोनों ही दंग रह गए और बहुत ज़्यादा डर गए। टाइगर ने इस लड़के को इतनी ज़ोर से पंजा मारा था कि इसकी आंखें बाहर निकल गई थीं और इसकी ज़बान अपने ही मुंह में दबकर कट गई थी, और इसकी जो जीभ थी वो हल्की सी एक मांसपेशी से बस लटकी ही हुई थी और इसके मुंह से बाहर लटक रही थी। और टाइगर के वार से इसकी खोपड़ी ही चकनाचूर हो गई थी। अब बायरा और एंडरसन की आवाज़ सुनकर वो टाइगर वहीं कहीं भागकर छिप गया था। वहाँ जब एंडरसन ने देखा तो कुछ जगह की घास दबी हुई थी जहाँ टाइगर बैठकर इन लोगों के आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, और टाइगर ने देख लिया था कि इस लड़के के पास कोई हथियार नहीं है। और जैसे ही इस लड़के ने उस टाइगर को क्रॉस किया, टाइगर ने पीछे से इस पर वार कर दिया। अब एंडरसन कहते हैं कि वो और बायरा एक दूसरे को देखने लगे और इन दोनों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, ये बस एक दूसरे को देखते रहे। अब एंडरसन कहते हैं कि बायरा का काला रंग इन्हें नीला दिख रहा था और बस लगातार बिना कुछ कहे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और कहते भी क्या, क्योंकि इस बार इनकी गलती थी। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि हमारी ही गलती थी, हमने उस लड़के को बिना हथियार के अकेले अपने से दूर जाने दिया। और अब वो 20 साल का लड़का अपनी जान गंवा चुका था। अब बहुत देर तक एंडरसन और बायरा इसी तरह खामोश खड़े रहे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद एंडरसन ने बायरा से कहा कि तुम लोग जिस पूजा की बात कर रहे थे और तुम कह रहे थे कि वो जादू अब उतर चुका है और तुम्हारे उस अंधविश्वास का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस लड़के की जान चली गई, जबकि ये उसी पूजा करने वाले का पोता था। अब क्योंकि एंडरसन बायरा से ये सब गुस्से में कह रहे थे तो बायरा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बायरा ने एंडरसन से कहा कि जिस व्यक्ति ने पूजा की थी, यानी कि जिसने पूजा करने के बाद अपने पोते को हमारे साथ भेजा था, मैंने उसे कहा था कि मुर्गे की बलि देनी थी, लेकिन उसने 1 रुपये के लालच में मुर्गी की बलि चढ़ा दी। इसी वजह से उसके पोते का शिकार टाइगर ने कर लिया और उस 1 रुपये के चलते उसने खो दिया अपना ये पोता। अब एंडरसन कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में आग सी लग गई थी, लेकिन कुछ बोलने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि ये लोग कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। इन्हें अपने अंधविश्वास पर पूरा विश्वास था। और इसके बाद एंडरसन को एक आइडिया आया। एंडरसन ने देखा कि चारों तरफ कुछ चट्टानें हैं। ये उनमें से सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे, और इस चट्टान की दूरी थी उस लड़के की बॉडी से सिर्फ 20 गज, और बाकी की चट्टानों में यही पत्थर था जो सबसे ऊंचा था, और इस पर चढ़कर चारों ओर देखा भी जा सकता था बहुत ही आसानी से। अब एंडरसन कहते हैं कि यहाँ पर कुछ चट्टानें थीं, उसके किनारों पर थोड़े बहुत छोटे पत्थर भी थे। अगर यहाँ पर और भी कुछ बड़े बड़े पत्थर लाकर रख दिए जाएं, तो इस बात का टाइगर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नोटिस नहीं कर पाएगा। और इन्होंने बायरा से कहा कि अब आज रात क़यामत की रात होने वाली है क्योंकि टाइगर बहुत ही भूखा था। वो गांव की तरफ गया था लेकिन उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। फिर वो यहाँ आया, हमारा पीछा किया और इस लड़के का शिकार किया, लेकिन हमने उसे अभी भगा दिया। तो अब जब वो अगली बार सामने आएगा तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा और बहुत ही रौद्र रूप में सामने आएगा। अब एंडरसन ने कहा कि हम टाइगर के यहाँ वापस लौटने से पहले पहले
यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ पत्थर और रखेंगे, उससे एक छिपने की जगह बनाएंगे उस बड़ी चट्टान के नीचे, और यहाँ से टाइगर अगर लाश के पास आता है तो वो मेरी विजिबिलिटी की रेंज में रहेगा, और क्योंकि वो बहुत भूखा है तो वो आएगा ज़रूर, और यहाँ पर जैसे ही वो आएगा मेरी टॉर्च भी उस पर आसानी से पड़ जाएगी और वो मेरी राइफ़ल के निशाने में भी आ जाएगा। अब ये सब सुनना था कि बायरा बोल पड़ा कि साहब दोराई, आप पागल हो चुके हैं। उसने कहा कि इकट्ठा किए गए अलग से रखे हुए पत्थरों को टाइगर अगर देख लेगा तो उसे शक हो जाएगा, वो दूर से देखकर ही भाग जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही देख चुका है यहाँ उसका पीछा किया जा रहा है। और अगर उस टाइगर का मन हुआ थोड़ी और खोजबीन करने का तो वो चढ़ जाएगा उन पत्थरों के ऊपर और समझ जाएगा कि एंडरसन कहाँ बैठे हैं, और इस बार होगा टाइगर ऊपर और एंडरसन नीचे। और बायरा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें फ़ौरन गांव वालों को और उस बच्चे के दादा को बताना चाहिए इस बारे में, और मुझे लगता है कि वो लोग तुरंत आएंगे और आज की आज ही इसका अंतिम संस्कार कर देंगे ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और अगर हम लोग इसके शव को यहीं पड़े रहने देंगे टाइगर के खाने के लिए तो शायद इसकी आत्मा को कभी शांति ना मिल पाए। अब एंडरसन ने कहा बायरा से कि मैं वादा करता हूँ कि टाइगर उसे खा ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही मैं टाइगर को गोली मार दूंगा। और क्या ये एक बेहतरीन मौका नहीं है उस राक्षस से बदला लेने का? और एंडरसन ने यह भी कहा कि अगर आज ये उस टाइगर को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो भविष्य में होने वाली ना जाने कितनी मौतें रुक जाएंगी और बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। और एक संभावना ये भी है कि बायरा तुम ही मर जाओगे उस टाइगर के हाथों, ये भी तो हो सकता है। और एंडरसन ने यह भी कहा कि इस तरह से सामने आया हुआ आदमखोर का शिकार ना करना कोई समझदारी होगी। अब बायरा सब कुछ सुनता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे देखने से लग रहा था कि वो मेरी बातें समझ रहा है। अब बायरा अचानक बोल पड़ा कि ठीक है दोराई, आज रात आप यहाँ पर घात लगाकर बैठ जाइए, कल सुबह हम गांव पर जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि उस लड़के को टाइगर ने मार दिया है लेकिन उसकी बॉडी अभी नहीं मिली है, और दोबारा उन लोगों के साथ आएंगे इसका शरीर ढूंढने। आज रात आप बैठिए चट्टानों के पीछे घात लगाकर। और बायरा ने कहा कि वो बैठेगा बंदरों की तरह पेड़ के ऊपर चढ़कर। और बायरा ने यह भी कहा कि हालांकि आप मुझे वहाँ से दिखेंगे नहीं, ना ही आप मुझे देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको सुन ज़रूर सकूँगा, और जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बस आवाज़ निकाल कर सिग्नल देना, मैं आ जाऊँगा। और इस तरह से अपने ज़मीर से लड़ाई करके बायरा ने खुद को शांत किया, और इसके बाद एंडरसन और बायरा लग गए अपने काम पर। अब एंडरसन कहते हैं कि टाइगर को शक ना हो, इसीलिए हम लगभग 200 गज दूर आ गए, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उनमें से हमने एक एक करके बड़े बड़े पत्थरों को लाना शुरू किया और उस बड़े बोल्डर के पास जमाना शुरू कर दिया एक सर्कल के रूप में। अब एंडरसन ने अपने दिए हुए आइडिया के मुताबिक उन पत्थरों को नीचे से ऊपर तक रखना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने उन बड़ी चट्टानों के ऊपर पत्थरों को जमाया और लगभग 3 फीट ऊंची एक दीवार बना दी। एंडरसन कहते हैं कि दीवार को इससे ज़्यादा ऊंचा करने पर टाइगर को शक हो सकता था। बीच में छोड़े इन्होंने कुछ गैप जहां से निशाना लिया जा सके। अब जिस वक्त टाइगर ने उस लड़के को मारा था उस वक्त बज रहे थे सुबह के 11। अब बारी थी कुछ घास यहाँ पर लाने की, तो एंडरसन और बायरा थोड़ी ज़्यादा दूर चले गए घास लेने, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और ये लोग पत्थर लाने में काफ़ी हमाली कर चुके थे, तो अब ये लोग थकते जा रहे थे तेज़ धूप में। अब इन लोगों ने घास लाई और घास को बड़े ही अच्छे तरीके से उस हाइड के आसपास और ऊपर नीचे लगा दिया ताकि टाइगर को ये जंगल का हिस्सा ही लगे, और जब एंडरसन इसके पीछे छिपकर बैठें तो टाइगर को किसी तरह का शक ना हो।
अब एंडरसन कहते हैं कि जब हम लोग गांव से निकल रहे थे, इस लड़के के दादा ने जो पूजा की थी उसके बाद, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने दिन दहाड़े टाइगर हमें मिलेगा। इसीलिए मैं अपने साथ सिर्फ लाया था लोडेड राइफ़ल, ना ही पानी की बोतल और ना ही कुछ और सामान। अब बाकी सामान अगर लेने गांव जाना पड़ता तो बायरा और मुझे दोनों को जाना पड़ता, और अगर हम दोनों जाते तो गांव वाले पूछते कि वो लड़का कहाँ है। बायरा अगर अकेला जाता तो बायरा के हाथ में कोई हथियार नहीं था, उसकी जान को खतरा था। और अगर एंडरसन अकेले जाते बायरा को पेड़ के ऊपर बैठाल कर, तो हो सकता था कि इसी बीच वो टाइगर शिकार पर आ जाए, लेकिन बायरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक आखिरी कंडीशन ये थी कि ये दोनों ही साथ में बैठ जाएं एक पेड़ के ऊपर, जो कि था बायरा, और एंडरसन बैठेंगे उस हाइट के पीछे छिपकर। अब इन दोनों ने आपस में बात कर कर यही नतीजा निकाला कि एंडरसन और ये दोनों यहीं रुकेंगे और एंडरसन वहीं छिपकर बैठेंगे और बायरा चढ़ेगा पेड़ पर। अब इन लोगों के पास ना ही पानी था, ना ही थी टॉर्च और ना ही कुछ और। एंडरसन के पास थी सिर्फ अपनी राइफ़ल, जो थी .405 विंचेस्टर लीवर एक्शन राइफ़ल। अब एंडरसन बैठ गए छिपकर उस छोटे से अपने बनाए हुए किले के पीछे, और बायरा थोड़ी दूरी पर एक झाड़ के ऊपर, यानी एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब इन लोगों को पूरा यकीन था कि टाइगर आएगा, और टाइगर सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं आ सकता था, और वो कंडीशन ये थी कि जब ये लोग ये उठापटक कर रहे थे, ये छोटा सा किला बना रहे थे उस चट्टान के ऊपर, तब टाइगर कहीं छिपकर इन्हें देख रहा होगा, और अगर वो इन्हें देख लेता तो शायद नहीं आता। लेकिन अब ये लोग सिर्फ सोच ही सकते थे, टाइगर ने या तो इन्हें देखा है या नहीं देखा है। कोई भी बात पुख्ता यकीन के साथ कही नहीं जा सकती थी। अब इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2:30, और बायरा जिस पेड़ पर बैठा था वो था लगभग 100 मीटर दूर इस जगह से जहां एंडरसन बैठे थे। ये एक इमली का पेड़ था, और ऐसी जगह में था कि जहां से बायरा आवाज़ देता तो एंडरसन सुन सकते थे, और एंडरसन आवाज़ देते तो बायरा सुन सकता था। दोपहर के क्योंकि 2:30 बज रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म वक्त था। गर्मी बेहद तेज़ थी और इन दोनों का गला सूख रहा था प्यास से। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं अपने हाइट पर उन पत्थरों के ऊपर से कूदकर बैठा तो मैं इसके बीच में अंदर चला गया। अब क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये पत्थर भी धधक रहे थे, क्योंकि ये थे काले पत्थर, और नीचे बैठने का तल भी बहुत गर्म था जिस पर बैठने पर चटके लग रहे थे, और एंडरसन ने पहनी थी शॉर्ट्स। तो एंडरसन इस पत्थर पर उखड़ू बैठ गए, लेकिन समस्या ये थी कि जब ये उखड़ू बैठे थे तो उन पत्थर की दीवारों के ऊपर से इनका सर निकला हुआ दिख रहा था बाहर, जो कि दूर से कोई भी देख सकता था। तो इस स्थिति में उन्हें अपना सर झुकाना पड़ रहा था नीचे, जिसमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अब एंडरसन ने दिमाग लगाया कि अगर इस तरह से वो बैठे रहेंगे तो ये इनके लिए भी घातक है, क्योंकि टाइगर इन्हें नोटिस कर लेगा। वो तुरंत उस जगह से बाहर निकले, थोड़ी दूर पर जाकर घास ले आए और बहुत सारी घास अपनी हेड के चारों तरफ लगा ली, ताकि इनका निकला हुआ सिर जब बाहर दिखे तो टाइगर समझ ना पाए कि ये सिर है या घास। उसे ये एक नॉर्मल झाड़ी जैसा लगता। और एंडरसन कूदकर वापस उसी जगह पर बैठ गए और पूरी कोशिश करते रहे कि ज़रा भी मूवमेंट ना करें, बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहें, क्योंकि इनकी एक छोटी सी हरकत भी टाइगर को सतर्क कर सकती थी। और ये टाइगर कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं था, ये था आदमखोर टाइगर, जो कि 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। और किसी भी तरह की गलती होने के बाद एंडरसन बन सकते थे उस टाइगर का 5वां शिकार। अब एंडरसन इस पोजीशन में जब बैठे थे तो एंडरसन कहते हैं कि इन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था। ये धीरे धीरे अपनी पोजीशंस चेंज करते रहे और इसी तरह बच गए 4।
और अब जिस ज़मीन पर ये बैठे थे, यानी वो अंदर की ज़मीन, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। अब एंडरसन कहते हैं काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी कोई हलचल मुझे नहीं दिखी। दिखा तो सिर्फ एक इग्वाना लिजार्ड जो काफ़ी बड़ा था और वो बढ़ रहा था उस लड़के की बॉडी की तरफ। और जैसे ही वो इसके पास गया, उसने देखा यह इंसान की बॉडी है, पलट कर भाग गया। और थोड़ी दूर पर एक अजगर एक पेड़ से लटक रहा था। इसके बाद उसने एक गिलहरी को दबोचा और फिर चलता बना पेड़ से नीचे उतरकर। अब बज गए थे 5 और एंडरसन को यह एहसास हुआ कि अभी तक इन्होंने पानी नहीं पिया है, क्योंकि पानी है ही नहीं और इन्हें कल सुबह तक इसी तरह भूखे और प्यासे बैठना है, वो भी बिना कोई हरकत किए। इसके बाद ही एक पक्षी की कहीं दूर से एक अलार्म कॉल सुनाई दी एंडरसन को। इसके बाद एक दूसरा पक्षी उसी तरीके से बोलने लगा और इसके बाद 1-2 पक्षी और बोलने लगे। अब एंडरसन को समझ में आया कि ये कोई अलार्म कॉल नहीं है, ये पक्षी मेल हैं और आपस में लड़ रहे हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि इनमें से ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब एंडरसन कहते हैं कि लगभग 5:45 बजने लगे थे और अब जंगल धीरे धीरे जागना शुरू हो गया था, क्योंकि जंगल से अब तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी जो कि रात में जंगल से आया करती हैं। अब एंडरसन कहते हैं कि इसके बाद कुछ दूरी पर कुछ लंगूरों की कॉल हुई, तो इन्हें पता चल गया कि आसपास 2-3 ग्रुप लंगूरों के मौजूद हैं जो मदद कर सकते हैं ये बताने में कि टाइगर की पोजीशन या उसकी लोकेशन कहाँ है। अब सूरज डूबता जा रहा था और एंडरसन के पीछे मौजूद एक पहाड़ के पीछे वो डूब रहा था और उसकी छाँव इनके सामने पड़ रही थी। अब अंधेरा छाने लगा था और अब एंडरसन को उस लड़के की लाश भी ठीक से नहीं दिख रही थी। कुछ चमगादड़ आए, इनके सर पर बंधी उस घास का मुआयना करने लगे। इसके बाद उड़कर कहीं दूर चले गए। एक नाइट जार आया जो रात में बोलता है। वो पक्षी आकर इनके उस हाइट की दीवार पर बैठ गया, लेकिन उस पक्षी को भी इनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। अब एंडरसन कहते हैं कि वो पक्षी इतना पास बैठा था कि मैं एक हाथ बढ़ाकर ही उसे पकड़ सकता था। और एंडरसन को इस बात की खुशी भी थी कि जब वो पक्षी जो रात में देख सकता है उसे भी एंडरसन नहीं दिख रहे हैं, तो टाइगर को क्या दिखेंगे। अब एंडरसन कहते हैं कि नाइट जार जो होता है वो होता है मांसाहारी पक्षी, यानी कार्निवोरस पक्षी। वो लालच भरी आंखों से उस बॉडी को देखने लगा, लेकिन फिर अचानक उड़ा और एक दूर पेड़ पर जाकर बैठ गया। अब एंडरसन ने सोचा था कि रात में सितारों की रोशनी होगी जो थोड़ी बहुत मदद करेगी, लेकिन क्योंकि आसमान में काफ़ी बादल थे तो सितारे भी बहुत कम दिख रहे थे और वो बेचारा लड़का वहाँ मरा पड़ा था जो एंडरसन को अब दिख नहीं रहा था, क्योंकि अंधेरा घुप हो चुका था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो रात थी ये परफेक्ट रात थी मैन ईटर के पक्ष में। वो मुझे देख सकता था मगर मैं उसे नहीं देख सकता था, क्योंकि हालात मैन ईटर के फेवर में ही थे। और जैसे ही ये विचार एंडरसन के दिमाग में आया, इन्हें भी अब डर लगने लगा था और इस विचार के बाद एंडरसन कांपना शुरू हो गए थे और ये अपनी कपकपाहट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब एंडरसन सोचने लगे कि क्यों उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा फैसला किया बायरा के समझाने के बावजूद। अब एंडरसन का मन कर रहा था कि ये ज़ोर से चिल्लाएं, बायरा को आवाज़ दें और भागकर चले जाएं उसके इमली के पेड़ के पास और ऊपर चढ़कर बैठ जाएं, क्योंकि बायरा था जो जंगल को इनसे ज़्यादा जानता था, तो उसने अपने लिए एक सुरक्षित जगह पर बैठना सही समझा, यानी पेड़ के ऊपर। अब एंडरसन कहते हैं कि पता नहीं मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ कि मैंने इस लड़के की बॉडी यानी टाइगर के शिकार के इतने पास बैठने का फ़ैसला लिया, बायरा के लाख समझाने के बावजूद। अब एंडरसन को घबराहट हो रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। अब एंडरसन इतना सब कुछ सोच रहे थे, इसी बीच काफ़ी दूर से एक उल्लू की कॉल हुई।
और इसके बाद इन्हें एक कॉल सुनाई दी सांबर डियर की। एंडरसन कहते हैं कि ये जो सांबर डियर की कॉल थी, ये थी उसके मरने की आवाज़, जैसे कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो एक ही बार में। अब एंडरसन सोचने लगे कि इस सांबर को किसने मारा होगा। क्या वो जंगली कुत्ते थे? लेकिन अगर जंगली कुत्ते सांबर का शिकार करते तो वो बहुत ही शोर मचाते हैं, और सांबर भी एक आवाज़ निकालकर ऐसे ही नहीं मरता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि कोई बहुत बड़ा लेपर्ड था जिसने उस सांबर को टाइगर के स्टाइल में मारा था, और लेपर्ड जब सांबर को मारता है तो उसे अपनी ज़िंदगी भर की पूरी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, और लेपर्ड का बहुत ज़्यादा बड़ा होना भी ज़रूरी है एक सांबर को मारने के लिए। और तीसरा ऑप्शन ये था कि ये हो ना हो वो मैन ईटर ही है जो इंसानों को भी मारता है और जंगली जानवरों को भी। अब एक समस्या ये थी कि 90% चांस तो थे कि इसे टाइगर ने ही मारा होगा, लेकिन क्या वो टाइगर यही वाला मैन ईटर है? अब एंडरसन कहते हैं कि ये टाइगर वो मैन ईटर ही हो सकता था, क्योंकि 2-3 बार इसने कोशिश की थी इंसानों को मारने की, और इस लड़के को ये खा नहीं पाया था, कई दिनों से बहुत ही भूखा था, तो शायद इसने उस सांबर को मार दिया है। और अगर उस टाइगर ने सांबर मार लिया है तो अब वो रात भर उस पर ही गुजारा करेगा, वो इस लाश तक नहीं आएगा। और बस कुछ इसी तरह की बातें चल रही थी एंडरसन के मन में। अब एंडरसन के मन में ये विचारों के साथ साथ एक विचार और आना शुरू हो गया कि अब जब टाइगर वहाँ उस सांबर को खा रहा होगा, इसका मतलब वो इधर अब आएगा नहीं, मतलब एंडरसन सुरक्षित थे और आज इन्हें शायद अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, ऐसा ये सोच रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि ये इसी तरह से बैठे रहे और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में जंगल की एक्टिविटीज़ की आवाज़ें आती रहीं। अब दूर कहीं एक नदी के किनारे एक हाथी के बाँस को तोड़ने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बाँस होता है हाथी का फेवरेट फूड। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब उस लड़के के शरीर से बदबू आनी शुरू हो गई थी। इसी के तुरंत बाद ही एंडरसन को एक जानवर के भागने की आहट मिली। इन्हें लगा कि टाइगर है, लेकिन इसके बाद उस जानवर ने अलार्म कॉल की। ये था एक बार्किंग डियर। अब एंडरसन इस बार्किंग डियर को देखने लगे क्योंकि ये इनके काफ़ी पास आ गया था, लेकिन उसे भी एंडरसन की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। अब पता नहीं क्या हुआ कि वो जो हाथी था जो नदी के किनारे बहुत दूर बांस तोड़ रहा था, उसका मन हुआ कि अब वो इस पहाड़ की तरफ आए। अब हाथी चल पड़ा और पहुंच गया उस जगह पर जहां थोड़ी देर पहले एक सांबर के मरने की आवाज़ आई थी। अब जिस टाइगर ने इस सांबर को मारा था वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। एंडरसन ये सब देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन जो आवाज़ें आ रही थी वो सुनकर साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब हाथी ने जैसे ही टाइगर को सांबर को खाते देखा, हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हाथी ने चिंगाड़ा तो इसके बाद मुझे भी पता चल गया कि उस सांबर को किसने मारा था। हाथी की चिंगाड़ के जवाब में एक ज़ोरदार दहाड़ की आवाज़ आई, और ये दहाड़ थी टाइगर की। और ये सब कुछ उसी दिशा में हो रहा था जहाँ से आई थी उस सांबर के मरने की आवाज़। अब हाथी बार बार चिंगाड़ रहा था, और जितनी बार हाथी चिंगाड़ रहा था उतनी ही बार टाइगर भी दहाड़ रहा था उसे जवाब देने के लिए। अब एंडरसन यहाँ बैठे बैठे ये सब सुन रहे थे और इन्हें लग रहा था कि क्या अब लड़ाई होगी हाथी और टाइगर की, या फिर दोनों में से कोई एक भाग जाएगा डर के। अब इसके बाद हाथी की चिंगाड़ में गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नज़र आने लगा। अब जो ये अकेला मेल एलिफेंट होता है ये काफ़ी बदमाश होता है। ये बहुत दूर से ही गंध को सूंघ लेता है, और शायद इसने टाइगर की गंध को सूंघ लिया था और ये जानबूझकर ही वहाँ आया था।
हाथी को ये लग रहा था कि ये बांस के जंगल तो मेरे हैं, फिर यहाँ कोई और क्या कर रहा है, तो क्यों ना चल के उसे सबक सिखाया जाए। अब बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहा, मगर टाइगर को हार माननी पड़ी और टाइगर समझ गया कि हाथी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है और साइज़ में ये उससे भी बहुत बड़ा है। तो हाथी ने उस टाइगर को खदेड़ दिया उसके शिकार के पास से। अब टाइगर उठकर एक दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा, छोड़ के अपना खाना, और हाथी फिर बिजी हो गया बांस तोड़ने में। और इसके बाद फिर कुछ समय के लिए जंगल में शांति छा गई। अब एंडरसन कहते हैं कि बादल छटने लगे, सितारों की रोशनी आनी शुरू हो गई और अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। काले काले धब्बों के रूप में अंदाज़ा लग रहा था कि उस लड़के की बॉडी कहाँ पड़ी है और कुछ झाड़ियाँ कहाँ पर हैं, बाकी की चट्टानें कहाँ पर हैं और कहाँ पर हैं घास। अब एंडरसन फिर से सोचने लगे कि हाथी के भगाने पर वो टाइगर भाग क्यों गया, क्योंकि जनरली टाइगर ऐसे भागते नहीं हैं अपना शिकार छोड़कर। तो ज़रूर ये मैन ईटर ही हो सकता है, क्योंकि इतना कायर एक मैन ईटर ही होता है। और ये सब सोचने के दौरान ही एंडरसन को सुनाई दी एक ज़बरदस्त ग्राउल की आवाज़, मगर अब तक उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। अब एंडरसन इधर उधर थोड़ा धीरे धीरे घूमकर देखने लगे कि कहीं ये टाइगर पीछे से तो नहीं आ रहा है। इसके बाद बहुत नज़दीक से फिर से ग्राउल की आवाज़ आई। अब एंडरसन समझ गए कि टाइगर जहाँ भी है वो अब इसी तरफ आ रहा है। अब एंडरसन मन ही मन धन्यवाद दे रहे थे ईश्वर का भी और उस हाथी का भी, जिसने खदेड़ कर उस टाइगर को इस तरफ भेज दिया था जहाँ इंतज़ार कर रहे थे राइफ़ल लेकर एंडरसन उस आदमखोर का। अब जैसे ही हाथी ने टाइगर को भगाया तो टाइगर को थोड़ा आगे चलकर याद आया कि थोड़ी देर पहले ही यानी दिन में ही उसने एक शिकार और किया है, जो था एक इंसान। तो क्योंकि वो सांबर को नहीं खा पाया था और दिन में उस इंसान को भी नहीं खा पाया था, तो अब वो आ रहा था उस इंसानी शरीर के पास, यानी उस लड़के की बॉडी के पास। अब क्योंकि यह टाइगर दहाड़ते हुए आ रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में ये बार बार दहाड़ रहा था, जिससे एंडरसन को इसकी लोकेशन का पता चल रहा था। और एंडरसन जानते थे कि यह टाइगर बेहद ही गुस्से में है, क्योंकि ये लड़कर आ रहा है हाथी से, तो इस बार गुस्से की हालत में ये ज़्यादा सतर्क नहीं होगा और ये सीधा आ जाएगा अपने किल पर। अब एंडरसन कहते हैं कि टाइगर 2 बार दहाड़ा। इसके बाद इन्हें अपने बाएं हाथ की तरफ से एक काला साया आता दिखा, बड़ा सा, फिर वो गायब हो गया। इसके बाद टाइगर एक बार और दहाड़ा। अब फिर से एक बार दहाड़ की आवाज़ आई और वहीं मौजूद एक झाड़ी के पीछे वो काला साया फिर दिखा और वहीं गायब हो गया। अब थोड़ी देर बाद एक दहाड़ की आवाज़ और आई और इसके बाद वो काला साया था, वो सीधे आ गया उस लड़के की बॉडी के ऊपर और एंडरसन से इसकी दूरी थी मात्र 10 गज, जहाँ ये टाइगर अभी था। और एंडरसन कहते हैं कि जिस जगह पर ये बैठे थे, इन्होंने जो पत्थर की एक आकृति, एक छोटा सा किलेनुमा एक छुपने का स्थान बनाया था, टाइगर ने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। अब टाइगर ने उस लड़के को खाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी वो थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर दहाड़ रहा था, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में वो हाथी ही घूम रहा था। अब एंडरसन सोच रहे थे कि इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक टाइगर है जो अभी बहुत गुस्से की हालत में है और इन्हें उस टाइगर को सिर्फ एक ही गोली में ढेर करना है। अब इस बार एंडरसन के पास टॉर्च भी नहीं थी और रोशनी का कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं था। इन्हें अपनी राइफ़ल की काली बैरल भी ठीक से नहीं दिख रही थी तो बस उसके सामने की एक थोड़ी सी झलक,
जिससे अंदाजे से इन्हें निशाना लेना था। अब एंडरसन की राइफल कुछ ज़्यादा ही दाहिने तरफ थी और इन्हें पूरी सावधानी बरतते हुए उसे घुमाना था हल्का सा बाएं तरफ। एंडरसन पूरी सावधानी बरत रहे थे। अगर इनकी बैरल ज़रा सी भी पत्थर में ज़ोर से लग जाती तो एक आवाज़ होती और टाइगर तुरंत ही भाग जाता या फिर इन पर हमला कर देता, क्योंकि टाइगर इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। और अगर ये मौका एंडरसन के हाथ से चला जाता तो ना जाने ये टाइगर कहाँ जाता और कितने दिन और लग जाते इसे ढूंढने में। अब एंडरसन ने बहुत ही सावधानी पूर्वक बंदूक के यानी राइफल के बट को अपने कंधे से लगाया, बहुत ही टाइट पकड़ा और निशाना लिया अंदाजे से उस टाइगर पर। अब ये उस टाइगर के सिर को या उसके हार्ट को निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि अंधेरे में अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था। अब ज़्यादा चांसेस यही थे कि वो टाइगर एक गोली खाकर इन पर वापस चार्ज कर दे, और ऐसे में टाइगर को इनकी जगह भी पता चल जाएगी, और ये चांस बहुत ही कम था कि एक ही गोली में टाइगर मर जाए। अब एंडरसन ने ज़्यादा सोचा नहीं, अपनी सांसें थामी और चला दी गोली उस काले साए पर, जो कि था वो आदमखोर टाइगर। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही राइफल से गोली दागी गई, इस बंदूक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पहाड़ी से टकराकर वापस इको हुई। अब इस कंडीशन में टाइगर को पता ही नहीं चला कि यह आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब टाइगर को गोली लगी तो टाइगर का मुंह था एंडरसन से दूसरी तरफ, यानी उसकी पीठ थी एंडरसन की तरफ, और टाइगर को लगा कि गोली उसके सामने से चली है, तो वो ज़ोर से उछला, दहाड़ा और एक झाड़ी पर जा गिरा और उस झाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए 1 सेकंड के अंदर ही। अब एंडरसन समझ गए कि टाइगर अब हुआ है घायल और अब ये हो गया है 2 गुना ज़्यादा खतरनाक। अब एंडरसन कहते हैं कि इन्होंने एक गलती और कर दी। इन्हें उस टाइगर की काली परछाई उस झाड़ी में नज़र आ रही थी। इन्होंने खड़े होकर उस पर एक गोली और दाग दी, और अब ये एक्सपोज हो गए थे और टाइगर को पता चल गया था कि उस पर गोली चलाई किसने है और कहाँ से। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो दूसरी गोली टाइगर को लगी, इसके बाद टाइगर का नेचर जो इन्होंने देखा वो एकदम भयावह था। टाइगर झाड़ियों से बाहर निकला, बहुत ज़ोर से उछला और गोल गोल घूमने लगा, एक सर्कल में चक्कर काटने लगा। एंडरसन समझ गए कि इसकी पीठ में गोली लगी है और उसने डैमेज किया है इसकी रीढ़ की हड्डी को। अब टाइगर को बेहद दर्द हो रहा था और उसे ये भी पता चल गया था कि गोली चलाई किसने है। और जब टाइगर गोल गोल चक्कर काट रहा था तो उसकी नज़र एंडरसन की तरफ ही थी। अब एंडरसन के सामने चक्कर काटते काटते वो टाइगर इनके बहुत पास आ पहुंचा। और ये सब बातें बताने में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब ये बातें हो रही होती हैं तो ये कुछ सेकंडों के अंदर ही हो जाती हैं। अब एंडरसन ने उस टाइगर को देखा, लगातार उस पर नज़रें गड़ाई रखी। अब टाइगर पहुंच गया था चक्कर काटते हुए गोल गोल, इनसे सिर्फ 2 गज की दूरी पर। अब एंडरसन ने चलाई तीसरी गोली, और जैसे ही एंडरसन ने ये तीसरी गोली चलाई, वो समझ गए कि ये बहुत करीबी मामला है। वो अपने हाथों का सहारा लेकर उछले और उस हाइट से बाहर कूद गए और पीछे की तरफ भाग गए। अब एंडरसन जैसे ही कूदे थे तो इन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था कि इनके पैर इतनी देर बैठने के बाद सुन्न हो चुके हैं। तो जैसे ही ये कूदे, इनके पैर इनका वज़न नहीं ले पाए और ये गिरे एक कटीली झाड़ी पर, और इनके पैरों में चिप गए काफ़ी सारे कांटे। टाइगर अभी भी इनके उस किलेनुमा हाइट पर आ नहीं पाया था, उसके दूसरी तरफ ही था और बीच बीच में गुर्रा रहा था। अब पत्थरों के बीच में से एंडरसन ने झांक कर देखा, टाइगर अभी जिंदा तो था, लेकिन अब वो धीरे धीरे मर रहा था। और एंडरसन कहते हैं कि मेरी राइफल के चौथे शॉट ने, यानी चौथी गोली ने, उसे इस ज़िंदगी से मुक्ति दिला दी। इन्होंने जब देखा कि वो टाइगर मरने ही वाला है,
और एक जगह पर बैठ गया है। ये थोड़ा आगे बढ़े और इन्होंने बहुत ही पास से चौथी गोली दाग दी, उसके दिल का निशाना लेकर, और अब वो मैन ईटर वहीं मर गया। अब बायरा उस पेड़ से चिल्लाकर पुकार रहा था कि दोराई, अब सब ठीक तो है ना? तो इधर से एंडरसन ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, और तुम भी आ जाओ यहाँ। वो तुरंत पेड़ से उतरा और दौड़ते हुए आने लगा एंडरसन के पास, जितना तेज़ वो दौड़ सकता था, क्योंकि 4 गोलियां चलने के बाद वो भी समझ चुका था कि अब मैन ईटर का काम तमाम हो चुका है। अब एंडरसन ने यहाँ जो भी हुआ वो बताया बायरा को, और रात में ही बायरा एंडरसन को लेकर निकल पड़ा मांची की तरफ। अब जैसे ही ये लोग गांव वापस पहुँचे, एंडरसन कहते हैं, दोबारा से मैंने सब लोगों को वही किस्सा सुनाया जो मैं बायरा को एक बार सुना चुका था थोड़ी देर पहले ही। अब एंडरसन ने जैसे ही बताया कि वो लड़का मर चुका है, वो गांव वाले सारे के सारे लोग दुखी हो गए, और उसी वक्त रोशनी की व्यवस्था और मशालें लेकर चल पड़े एंडरसन और बायरा के साथ। अब ये लोग उस जगह पर पहुँचे। इन्होंने उस लड़के की बॉडी को भी उठाया और टाइगर को भी उठाया और वापस आए गांव। अब एंडरसन कहते हैं कि इनकी पहली गोली लगी थी टाइगर के पेट पर और उसने पेट को फाड़ दिया था, और दूसरी गोली जब झाड़ियों में इन्होंने चलाई थी उसने टाइगर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। यह टाइगर देखने से बेहद जवान लग रहा था, तभी एंडरसन ने इसका नाम दिया था नोवाइस ऑफ मांची, यानी मांची का नौसिखिया, क्योंकि ये अभी जवानी की दहलीज में कदम रख ही रहा था। अब एंडरसन कहते हैं वो जो लड़का था जिसको टाइगर ने मारा था उसका नाम था मुत्थू। अब गांव वाले एंडरसन से पूछने लगे कि आपने मुत्थू की बॉडी का बेट बनाकर यूज़ क्यों किया टाइगर को मारने के लिए। तो एंडरसन ने बदले में उनसे पूछा कि तुमने मुर्गी की बलि क्यों चढ़ाई, और फिर एंडरसन ने कहा कि हम लोगों ने तुमको आदमखोर से मुक्ति दिलाई है। इसके बाद उन गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी बात भी सही थी उस वक्त के लिहाज से। इस तरह से अंत होता है द नोवाइस ऑफ मांची का। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जंगल कहानियाँ ऑफिशियल, क्योंकि हर पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।